नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र भाटी। बिहार में मतगणना लगातार चल रही है और चौंका देने वाले रुझान सामने आ रहे हैं। जी हां, जो तस्वीर आप देख रहे हैं वाकई ही वो हैरान कर देने वाली तस्वीर है, क्योंकि जो कयास लगाए जा रहे थे या फिर जो भी एग्जिट पोल्स आ रहे थे उनसे कहीं आगे बढ़त एनडीए को मिल रही है। और इस वक्त बड़ी खबर यह है कि रुझानों में एनडीए 201 सीटों पर आगे चल रही है। 36 सीटों पर महागठबंधन अटका हुआ है। जरा समझिए इस बात को कि महज 36 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है महागठबंधन। हालांकि अभी सिर्फ ये रुझान है, नतीजे नहीं है। अभी आधी से अधिक लगभग या फिर ये कहें करीब आधी मतगणना बाकी है। जितने राउंडों की गिनती होनी है कुल मिलाकर करीब आधी मतगणना अभी हुई है, लेकिन वहां पर जो तस्वीर देखने को मिल रही है वो वाकई ही हैरान कर देने वाली तस्वीर है। शायद महागठबंधन के किसी भी नेता को इस बात का जरा सा अंदाजा नहीं रहा होगा कि क्या ऐसी तस्वीर भी देखने को मिल सकती है। जितनी तैयारी के साथ महागठबंधन चुनाव लड़ रहा था, राहुल गांधी वहां पर यात्रा निकाल रहे थे, तेजस्वी यादव की साथ में भी भीड़ नजर आ रही थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो भीड़ सिर्फ मैनेज करने के लिए आई थी या बुलाई हुई भीड़ थी? क्या वो भीड़ वोट में तब्दील नहीं हो पाई? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बहरहाल स्थिति यह है कि 200 का आंकड़ा एनडीए ने पार कर लिया है और इसी वजह से सबसे ज्यादा खुशी का माहौल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में भी देखने को मिल रहा है। वहां जश्न मनाया जा रहा है, कार्यकर्ता वहां पर लड्डू बांट रहे हैं। और साथ ही साथ बड़ी बात यह है कि जेडीयू, जो कहा जा रहा था कि जेडीयू या फिर ये कहें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नुकसान कर सकता है, लेकिन यहां पर जेडीयू ने भी बढ़त बनाई है। तो लगातार सुबह से ही एफएम न्यूज पर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ा पैनल भी लगातार हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अनित सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है दोनों मेहमानों का। बिहार की तस्वीर सुबह से लगातार आपके सामने है। सबसे पहले अनित सिंह जी, जो ये नतीजे नहीं हैं, हालांकि रुझान है और वो भी आधी मतगणना भी नहीं है, क्या मतलब निकाला जाए इन आंकड़ों का? देखिए, जनता का जो आदेश है, जनता का जो फैसला है, हम उसको सर आंखों पर रखते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अभी आप पूछ रहे थे कि महागठबंधन ने ये कैसी ऐसी कभी उम्मीद नहीं करी होगी। मैं खुले मन पर कहना चाहता हूं कि मीडिया के हमारे साथियों ने भी ऐसे रिजल्ट की कभी कल्पना नहीं करी होगी। जिस पार्टी का, जिस मुखिया के तौर पर 80 साल के बुजुर्ग नीतीश जी को लोग मेंटली स्टेबिलिटी के ऊपर सवाल किया करते थे, 20 साल से जिनका सरकार वहां पे चल रही हो, उसके बारे में बेरोजगारी के आंकड़े आपको आश्चर्यचकित कर देंगे कि जिसमें 33% पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं। बसों में, ट्रेनों में भर भर के आप देखिए कि पलायन जारी रहता है। जहां तक नवयुवकों की बात करें तो 33% जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बेरोजगार हैं। पेपर लीक की घटनाएं वहां पे आम है। सालों साल से यही रवैया चलता आ रहा है। इसलिए इतनी बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री हो सकती है। सवाल, संदेह सभी के मन में आते हैं, लेकिन आज क्योंकि वो प्लेटफॉर्म नहीं है, हम उस तरीके से बात नहीं करना चाहते। लेकिन ये देश के लोकतंत्र एक स्टेज पे है जिसको हमें समझने की जरूरत है। आज जिस तरीके से हमने बार बार लोगों को आगाह किया है
बार बार लोगों के सामने हम ये लेके गए हैं कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन का रवैया रहा है। हमें एक जागरूक लोकतंत्र के तौर पर, एक मजबूत मीडिया के तौर पर ये सवाल सभी के जेहन में आने चाहिए कि किस तरीके से, चाहे वो लोगों की विरोधी सरकार रही हो, जन विरोधी जिसने काम किया हो, किसी भी पैरामीटर पर बिहार कहीं स्टैंड नहीं करता। चाहे वो स्वास्थ्य का आंकड़ा आप ले लीजिए, चाहे रोजगार का आंकड़ा ले लीजिए, चाहे बच्चों के भविष्य की बात कर लीजिए, हर एक जगह आपको अंधकारमय दिखाई देगा। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की लैंडस्लाइड विक्ट्री, ये हजम होने से कोई इसको हजम नहीं कर सकता है। लेकिन जहां तक जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन काम करती है, ये उसकी मोडस ऑपरेंडाई है, जिस तरीके से वो हैंड इन ग्लव की तरफ काम कर रहे हैं सरकार के साथ मिलकर, हम उस पर सवाल उठाते रहेंगे। हम उठाते रहेंगे कि किस तरीके से सरकार की दखलंदाजी बढ़ी है चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति में, किस तरीके से उनको एफआईआर करने से इम्यून बनाया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। हम उस पर भी सवाल उठाते रहेंगे। हम ये उठाते रहेंगे कि किस तरीके से। बिल्कुल ठीक बात है, चूंकि राहुल गांधी भी लगातार उठा रहे हैं इस मुद्दे को, तो निश्चित तौर पर सभी को उठाना चाहिए, आप भी उठा रहे हैं। लेकिन यहां पर सवाल यह भी है कि जनता ने वोट डाल दिया है, और जिस मुद्दे को लेकर आप अब चर्चा कर रहे हैं, बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है, पलायन का बड़ा मुद्दा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पेपर लीक का बड़ा मुद्दा है। कहीं लगता नहीं है कि जिस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जोर शोर पूरी एनर्जी के साथ जाना चाहिए था, उस मुद्दे को ना ले जाकर जो सीधा उनसे जुड़ा हुआ था, आप वोट चोरी, चुनाव आयोग, इसको लेके चले गए, तो शायद जनता वो समझ नहीं पाई पूरे मसले को। उसको लगता कि शायद राजनीतिक द्वेष है, राजनीतिक लड़ाई है, शायद इस वजह से इस तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं। और बीजेपी ने, या फिर हम ये कहें एनडीए ने, इसका फायदा यह उठा लिया कि सीधे सीधे जो ग्रेजुएट बेरोजगार हैं उनको 1,000 रुपए महीने का भत्ता दे दिया, महिलाओं को 10,000 रुपए दे दिए। इन्होंने उन मुद्दों को पकड़ लिया कि जो सीधे उनसे जुड़े हुए थे। भाटी जी, अगर आपको लगता है कि 1,000 रुपए के महंगाई बेरोजगारी भत्ता देकर, 10,000 रुपए का एक लॉलीपॉप देकर महिलाओं के वोटों को इस तरीके से खरीदा जा सकता है, तो ये आपका एनालिसिस हो सकता है। पर मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा कि आपने कभी एनालाइज किया कि प्रधानमंत्री अपने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान एक बार भी बिहारी अस्मिता की बात करते हैं, बेरोजगारों की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं? जब वो 2019 में वहां प्रचार करने के लिए आए थे तो चीनी मिलों को फिर से दोबारा ओपन करने की बात किया करते थे। एक भी चीनी मिल क्या ओपन हुई है? जिस तरीके से वहां पे कल कारखाने और फैक्ट्रियां लगाने की बात नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री जी करते हैं, हमें उससे क्रिटिकली एनालाइज करने की जरूरत है। और हमारा टूल कोई और नहीं है, आप जैसे मीडिया के कर्मी ही हमारी बातों को लोगों तक लेके जाते हैं। आप बताइए कि कौन सा ऐसा पैरामीटर है जिसमें एक्सेप्शनली अच्छा किया हो बिहार ने, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की थंपिंग मेजॉरिटी आ रही है, तो आपको दाल में कहीं काला नजर नहीं आएगा? आपको ये सवाल जायज लगेगा कि किस तरीके से 60-60 लोगों के वोट काट दिए जाते हैं, फिर बाद में जब उनकी फाइनल लिस्ट आ जाती है उसके बाद भी 3 लाख लोग वोटर को ऐड कर दिया जाता है? हमें देखिए, सवाल पूछने का जो हमारा एक मौलिक अधिकार है, उससे कोई हमें वंचित नहीं कर सकता है। ठीक और है, हम लोगों को जागरूक करने। जी अविरल मलिक साहब, आपको अग्रिम बधाई। आपके हित में चौंका देने वाले आंकड़े टेलीविजन स्क्रीन पर है। मैं लौटूंगा अविरल, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है मोकामा से। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मोकामा से अनंत सिंह की भारी जीत हो गई है। जी हां, जो रुझान थे अब वो रुझान नतीजों में तब्दील होने शुरू हो गए हैं, और ये पहला नतीजा मोकामा से आया है। यहां पर अनंत सिंह की भारी जीत सामने आ गई है। अभी तक सिर्फ रुझान थे, लेकिन रुझान अब नतीजों में तब्दील होने शुरू हो गए हैं, और पहली सीट मोकामा है जहां से अनंत सिंह की भारी जीत सामने आई है। अविरल मलिक, पहली जीत आपके खाते में अनंत सिंह को मिली है। चौंका देने वाले आंकड़े हैं, 200 का आंकड़ा आप लोग पार कर रहे हैं रुझानों में। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि हमने जनता के हित में काम किया, विकास किया है, रोजगार दिए हैं, युवाओं के कल्याण के लिए निरंतर काम किया। नीतीश जी का नेतृत्व, मोदी जी का मार्गदर्शन अभूतपूर्व रहा है। और नीतीश जी के नेतृत्व की अगर बात कर ली जाए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सब मजहब, सब धर्म के सभी लोगों के हित में निरंतर काम करना, वो नीतीश जी की जो प्रणाली रही है, ये उसका नतीजा है। मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में निरंतर काम हुआ है। एनडीए पूर्ण रूप से मजबूत है, आज संगठित है। चाहे नीतीश जी का विषय हो या मोदी जी का विषय हो, भारतीय जनता पार्टी का विषय हो, जेडीयू का विषय हो,
उपेंद्र कुशवाहा जी का विषय हो, चिराग पासवान जी का विषय हो, या फिर एक तरीके से जीतन राम मांझी जी का विषय हो, सब लोग हमें एकजुटता पूर्वक अगर जीते हैं, जनता का वोट रूपी आशीर्वाद अगर मिला है, तो केवल वो ऐसे विकास के युवाओं को रोजगार मिला उसके आधार में मिला है, प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आया उसके आधार में मिला है, और प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट जंगल राज में नहीं आ सकता, ये बिल्कुल स्पष्ट है। क्योंकि अगर जंगल राज की बात कर जाए, 300-400 गाड़ियां एक तरीके से जब चलेंगी, उनका काफिला चलेगा अपराधियों का, बाहुबलियों का, माफियाओं का, गुंडों का, अपराधियों का, और बाहर असले लहरा रहे होंगे, तो सत्येंद्र भाटी जी ऐसा कोई बिजनेसमैन, कोई उद्योगपति नहीं है जो ऐसी जगह जाके इन्वेस्ट करेगा जहां वसूली करवानी पड़े, जहां उगाही देनी पड़े, हफ्ता वसूली हो, किडनैपिंग हो, ऐसी जगह कोई उद्योगपति नहीं जाएगा। और आज वो सारे गुंडे माफिया, ठीक है अभिनव, बड़ी आप बात बोल रहे हैं, क्योंकि जंगल राज का जिक्र लगातार भाजपा या फिर पूरे के पूरे एनडीए की तरफ से किया जा रहा था। जेडीयू के प्रत्याशी चूंकि अनंत सिंह ने जीत यहां पर दर्ज कर ली है, ये एक बड़ी खबर है और लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं, इसलिए मेरी सहयोगी निशा रौतेला भी न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ गई है। क्या माहौल है न्यूज रूम में और क्या कुछ बड़ी अपडेट निशा आ रही है आपके पास में? क्योंकि पहले आपके पास अपडेट आती है, फिर आप लोग हमको बताते हैं, तब हम दर्शकों तक पहुंचाते हैं। मैं चाहूंगा सीधे आप ही दर्शकों तक पहुंचाएं, क्या बड़ी खबर? बिल्कुल बिल्कुल भाटी जी, जिस तरीके से अभी आपने ब्रेकिंग भी जो हमने ब्रेक की है, अनंत सिंह जो कि 30,000 वोटों से जीते, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर, क्योंकि अनंत सिंह ये वही चेहरा है जो काफी चर्चाओं में रहा, जेल में है लेकिन घर में 45,000 लोगों का भोज जो है आज सुबह से बन रहा था। मतलब इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, कल शाम से रसगुल्ले जो है बने जा रहे थे, गुलाब जामुन बने जा रहे थे, 45,000 लोगों का भोज जो यहाँ पर बन रहा था, और सुबह जब से रुझान आ रहे थे तभी से वहां लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था, लोग वहां खाना खाना शुरू कर चुके थे। लेकिन अब देखिए बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है कि अनंत सिंह 30,000 वोटों के साथ जीत चुके हैं। भाटी जी, जिस तरीके से भी आप बात कर रहे हैं कि न्यूज रूम में माहौल कैसा है, एक बार आपको तस्वीरें जरूर दिखाते हैं। ये रही हमारी पूरी न्यूज रूम की तस्वीर, जहां पर जो खबरें आप तक पहुंच रही है उसके पीछे देखिए कितनी मेहनत होती है, लोग किस तरीके से जो है इसके पीछे मेहनत करते हैं, ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। और चलिए भाटी जी, अब इनका भी रिएक्शन ले लेते हैं, क्योंकि सुबह से ही जो है ये लोग लगे पड़े हैं, लगातार जो है ब्रेकिंग फ्लैश कर रहे हैं। बिल्कुल इनका अनुभव क्या कहता है, क्योंकि देखिए डबल सेंचुरी, ऐसा तो कभी जो है एनडीए की तरफ से भी नहीं सोचा गया होगा कि इतनी डबल सेंचुरी जो है बना ली जाएगी। कहते हैं ना भाटी जी, जब ऊपर वाला देता है, देता छप्पर फाड़ के, और ये बिल्कुल सटीक बैठ रही है कहीं ना कहीं एनडीए पर। और यहाँ पर अगर ऊपर वाले का नाम हटाकर हम कहें कि जनता ने छप्पर फाड़कर जो है एनडीए के नाम ये डबल सेंचुरी कर दी है। चलिए, बहुत सारे लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आस्था देखिए, आप सुबह से जो है यहाँ पर टैली पर बैठी हैं और लगातार आप जो है आंकड़े चेंज करती जा रही, क्योंकि हर 2 मिनट में जो है आंकड़े चेंज हो रहे हैं। क्या लग रहा है, क्योंकि डबल सेंचुरी बीजेपी ने बनाई है, क्या मानती है इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण? देखिए, लगातार एनडीए की सीटें बढ़त बताते हुए दिखाई दे रही है, अभी 200 से अधिक सीटों पे आगे चल रही है एनडीए। और अगर हम बात करें तो इसका मुख्य कारण एनडीए सरकार की लोकप्रिय नीतियां और योजनाएं मानी जा रही हैं, जो कि महिला रोजगार योजना है, कई योजनाएं देखी जा रही है। वही अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन कयास ला के बैठा है कि उतार चढ़ाव होगा, लेकिन हालांकि अगर हम मोकामा से अनंत सिंह की बात करें तो उन्होंने भी जीत हासिल कर ली। और गिरिराज सिंह का बयान भी हमने देखा, उन्होंने भी कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, नॉन स्टॉप लगातार यहाँ से काम हो रहा है, सुबह से मेरे सहयोगी जो है यहाँ पर लगे हुए हैं। ऐसे तमाम सहयोगी इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, क्योंकि काफी सुबह से जो है, सुबह 6 बजे से लगातार आपको बताते हैं हमारी ये महा कवरेज जारी है। आप तो बिहार के ही रहने वाले हैं और एकदम से इतना बड़ा जनाधार, ये तो शायद एनडीए की तरफ से भी नहीं सोचा गया होगा कि इतना बड़ा जनाधार जो है उसे मिल सकता है। देखिए, एनडीए के जीत के पीछे कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार की छवि है, एक साफ सुथरी छवि रही है। और दूसरी बात है कि जब से चुनाव का ऐलान किया गया है, वहाँ के बाद से जो महागठबंधन के द्वारा लगातार जो बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे, चाहे रोजगार के हों या बड़े बड़े मुद्दे उठाए गए थे, लेकिन वो कहीं जमीनी स्तर पर सत्य होता साबित हो नहीं रहा था। तो इसलिए जनता जो है इस चीज़ से मुकरती हुई दिखी, और जो फैसला है वो जनता ने आपको दिखाई दिया है। तो वादे, जब तक आप वादे उस रूप से कीजिए जो जमीनी स्तर पर हकीकत के तौर पर उतरे, तो कहीं ना कहीं जनता को लगता है कि आने वाले समय में इसे पूरा किया जा ठीक है, आप तो बिहार से ही है ना, आपने कितना बिहार बदलता हुआ देखा, बचपन आपका वहां बीता है, आप वहीं के हैं, तो कितना अंतर आप देखते हैं? अगर हम उस समय से देखें आज तक, ये 2025 तक अगर हम देखें, तो कितना बिहार बदला?
90 के दशक की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो हम कहते हैं, हम तो खैर नहीं देख पाए हैं, लेकिन जो सुनते हैं उन लोगों के द्वारा, तो जो घटनाएं लालू जी के राज में हुई देखने को मिली, और उसके बाद जब से लालू और नीतीश का जो गठबंधन बदला और जदयू का जो है उदय हुआ, तो कहीं ना कहीं उस दौर से अभी तक विकास में काफी प्रयास देखा है और काफी बदलाव भी आए, चाहे प्रशासन के तौर पर हो, रोड के तौर पर हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, या चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर हो, बदलाव तो दिखा है। तो लगातार निशा, आप बनी रहिएगा, नजर बना के रखिएगा, और जैसे ही कोई बड़ी खबर आती है तुरंत हम तक पहुंचाइएगा, चूंकि एक पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उनसे भी चर्चा करना जरूरी है। रुद्र, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या वाकई ही जिस बात का जिक्र न्यूज रूम में मेरे जो साथी थे उन्होंने किया है, कि क्या जंगल राज का जो जिक्र लगातार एनडीए की तरफ से सभी रैलियों में होता रहा है, एक वो बड़ा मुद्दा, क्योंकि जो आउटपुट के मेरे साथी हैं उन्होंने कहा है कि हमने नहीं देखा, लेकिन जो सुना है अपने पिता से, दादा से, कि जब ऐसा हुआ करता था, तो क्या आज भी बिहार के लोगों में वो डर था? पहला सवाल। दूसरा, जिक्र हुआ महिला, कि महिलाओं को जो मास्टर स्ट्रोक था बीजेपी का, एनडीए का, जो मध्य प्रदेश में चला, महाराष्ट्र में चला, हरियाणा में चला और बिहार में भी उसको आते आते खेल दिया, उसका परिणाम देखने को मिला है ये? जी बिल्कुल, इसको आप कह सकते हैं। कारण क्या है कि जो जंगल राज वाली जो छवि है बिहार की, वो बहुत पुराने समय से है और अब तक उसको भुनाया जा रहा है राजनीतिक दलों से। और जो मैं महागठबंधन की बात करूं तो महागठबंधन अब तक उसका कोई काउंटर ढूंढ नहीं पाया है, क्योंकि उनकी बातों में, उनकी कार्यशैली में उचित दिखती है। कहीं ना कहीं उनके पार्टी के कार्यकर्ता या नेता उस चीज को फिर से स्थापित कर देते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई बिहार चुनाव में, कि जो नीतीश कुमार की छवि है उसको प्रभावित नहीं किया जा सका। और चाहे जितने भी रणनीति बनाई हो महागठबंधन की, कहीं पर उन्होंने पूरे चुनाव में नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश नहीं करी। वो हमेशा इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस की जो नीति है कि बीजेपी को टारगेट करे। वहां उनको ये नहीं समझ में आता है कि जो बिहार में नेता है नीतीश कुमार हैं और उनके साथ बीजेपी का गठबंधन है और बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। और जब तक किसी नेता को वहां नहीं घेरा जा सकता है, जो जिसकी सरकार चल रही है, जो सरकार का मुखिया है, तब तक एंटी इनकम्बेंसी काम नहीं करती है। और दूसरे जो अलायंस है, आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव, किसी भी देखिए राजनीति का एक समीकरण होता है, ऐसे नहीं राजनीति चलती है कि तुक्के में बात कर दी जाए। नेता होता है, मुद्दा होता है और उसके बाद संगठन होता है। अब आप नेता के तौर पर देखिए, सिर्फ तेजस्वी यादव के दम पर पूरा चुनाव है, क्योंकि कांग्रेस की आप स्थिति अभी चुनाव परिणामों से भी देख रहे हैं, और राहुल गांधी ने या कांग्रेस के नेताओं ने कितना जमीन पर काम किया होगा चुनाव में, वो भी आपने देखा होगा। तो नेता के तौर पर सिर्फ तेजस्वी यादव हैं, जिसके लिए एनडीए गठबंधन को बहुत आसान से उनके को टारगेट कर लिया जाता है कि वो लालू यादव के पुत्र हैं, और केवल उसी वजह से पार्टी के नेता हैं क्योंकि उनके लड़के हैं, अन्यथा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। उसको टारगेट करके वो लोग बात करते हैं। दूसरी आप बात करते हैं कि आप उनको विकास पे घेरने की कोशिश करते हैं, और जब आप अपना घोषणा पत्र लाते हैं तो उस घोषणा पत्र का मजाक बन जाता है। उस घोषणा पत्र में आपने देखा होगा बहुत सारे मुद्दे रहे होंगे, लेकिन जो 3 करोड़ रोजगार दैनिक सरकारी नौकरी की बात करी गई थी, पूरे चुनाव में उसका मजाक बन गया। उस पे पूरे चुनाव में तेजस्वी यादव घिरते दिखे कि हम रोड मैप बताएंगे, ब्लूप्रिंट दिखाएंगे, इस पे वो घिरते नजर आए। तीसरी जो सबसे बड़ी बात हुई कि जो सीटों का बंटवारा हुआ, इसमें ऐसा लगा कि सीटों का बंटवारा बस कर दिया गया, उसी को लड़ा दिया जाए। और एक चीज जो भाटी जी मैं आपको बताऊंगा, जो सबसे बड़ी बिहार चुनाव में बात हुई और आने वाले चुनावों में सबके लिए चिंता का सबक है, वो एआईएम की जो जीत है। उसने 5 सीटें, हमारे ख्याल से भी 5 सीटों पर आगे चल रही है और लगभग उसके प्रत्याशी ठीक ठाक बढ़त बनाए हुए हैं। तो अगर वो 5 सीटें इस चुनाव में भी जीतने की उम्मीद में आ गए हैं या स्थिति में आ चुके हैं, तो जो गठबंधन जिसका समीकरण सिर्फ है मुस्लिम वोटों पे, उनके लिए एक बहुत बड़ा डेंट लगने वाला है, क्योंकि आगे जितने भी स्टेट में चुनाव होंगे वहां आपके लिए मुसीबत बनेगी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मुस्लिम प्रत्याशियों के, उनके जो लिस्ट आ रही है सारे मुस्लिम प्रत्याशी हैं। और उन्होंने, जैसे आपको याद होगा कि बहुत चुनाव के बीच में ही उन्होंने साहनी के ऊपर बयान दिया था कि जब वो उप मुख्यमंत्री के कैंडिडेट बन सकते हैं तो कोई मुस्लिम को क्यों नहीं बनाया जा सकता। तो जो आपका समीकरण है बिहार में, समीकरण क्या है? वीआईपी 0 पर चल रही है रुद्र जी। मुकेश सहनी का चूंकि जिक्र आपने कर दिया कि उनको उप मुख्यमंत्री का दावेदार बना दिया था, लेकिन 0 पर चल रहे हैं सहनी साहब। मैंने क्या कहा, उन्होंने 20 चुनाव में
एक बड़ी खबर और हम आपको बता रहे हैं, चूंकि मोकामा से अनंत सिंह की बड़ी जीत हो गई है और जेडीयू के प्रत्याशी रहे थे अनंत सिंह और जेल में वो हैं और उसके बावजूद भी 30,000 वोटों से वो जीत चुके हैं। रुद्र जी, दरअसल हम ये कह रहे थे कि जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं महागठबंधन का, चूंकि आपने एआईएमआईएम का बात कर ली, वो 5 सीटों पर आगे चली, लेकिन कांग्रेस 4 सीटों पर आगे। आप आरजेडी का जिक्र कर रहे थे, आप कह रहे हैं कि तेजस्वी के चेहरे पर पूरा का पूरा चुनाव लड़ा गया, लेकिन 2020 के जो नतीजे थे और अब के जो रुझान है, जमीन और आसमान का अंतर है। क्या कहा जाए कि जो उम्मीद की जा रही थी महागठबंधन की तरफ से या फिर तेजस्वी कर रहे थे कि अब उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, जनता उनको पसंद कर रही है, तो निश्चित तौर पर उनका लाभ होगा। लेकिन इस बार जो 70 का आंकड़ा पार कर गई थी 2020 के चुनावों में आरजेडी, आज वो 30 का आंकड़ा नहीं पार कर पा रही। आज देखिए भाटी जी, उसके पीछे की कोई ऐसा नहीं है कि जो रॉकेट साइंस है, वो उनका अपना अनुमान था। पिछले अगर चुनाव की आप बात करेंगे तो तेजस्वी यादव बहुत मजबूती से चुनाव लड़े थे और उन्होंने शिक्षा और रोजगार को मुद्दा बना दिया था। आपने देखा होगा उनके चुनाव प्रचार जो थे बहुत आक्रामक तरीके से, और उस समय जो थे आपके चिराग पासवान जो अलग से चुनाव लड़ रहे थे। जब आप किसी भी समीकरण में जाते हैं और आप चुनावी राजनीति का अगर हिस्सा हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि चिराग पासवान के अलग होने का जेडीयू को कितना नुकसान हुआ था। तो अगर वो जब इस गठबंधन में वो आप साथ लड़ने वाले थे, तो आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए थी। अब उस तैयारी के साथ आप नहीं गए। अगर आप पिछले चुनाव और इस चुनाव में उठा करके देखेंगे तो चिराग पासवान ने जितने वोट काटे होंगे, वही अगर वोट जुट जाते हैं तो वो सीटें उतनी फिर से हो जाती हैं। दूसरे, आप जब टिकट बंटवारा कर रहे थे तो जिस तरीके से आपने टिकट बांटे हैं, आपने क्या किस अनुमान पर टिकट बनाया? दूसरे, आपके जो कांग्रेस सहयोगी दल है, कांग्रेस ने कितनी मेहनत करी थी आपके चुनाव के लिए? कांग्रेस के पास जो गिनती के वहां चेहरे हैं, पप्पू यादव हैं और कन्हैया कुमार हैं, दोनों आदमी से तेजस्वी यादव की बनती ही नहीं है। अब आप जब एक बात बताइए, जब यही 2 चेहरे हैं, और आप एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जब अमित शाह पूरे टाइम पटना में रुक सकते हैं, तो क्या राहुल गांधी जब 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो 3 महीने बिहार नहीं रह सकते थे? तो आप काम नहीं करेंगे, आप किसी चीज की तैयारी नहीं करेंगे, आप सिर्फ चुनाव बाद एक तैयारी कर लेंगे कि किस पे आरोप लगा के हमको बच जाना है, तो ऐसे नहीं होता है। जमीन पे जनता देखती है कि हमारे साथ नीरज मेहरे साहब, नीरज मेहरे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी, एक दौरान हमारी चर्चा पहले भी हुई थी स्टूडियो में बिहार चुनाव को लेकर, चूंकि आप भी काफी बारीकी से देख रहे हैं बिहार चुनाव को। जो नतीजे हैं वो चौंका देने वाले तो हैं, लेकिन यहाँ पर चिराग पासवान का जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत हाई आ गया है। इतनी सीटों पर जितनी उम्मीद नहीं की थी कि चिराग इतनी सीटों पर आगे बढ़त बनाएंगे। निश्चित रूप से भाटी जी, जो वोट प्रतिशत बढ़ा वो 2 कारणों से अक्सर कर देखा गया है और जानकारों की भी यही मानना है। एक और बड़ी खबर है कि लालगंज से बीजेपी के कैंडिडेट ने जीत हासिल कर ली है। संजय कुमार हैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, उन्होंने जीत हासिल कर ली है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि तेजस्वी यादव भी पीछे चल रहे हैं अभी भी। ये एक बड़ा चिंता का विषय है कि जिसके चेहरे पर पूरा का पूरा चुनाव महागठबंधन लड़ रहा था, अगर उन्होंने बढ़त नहीं बनाई तो अच्छे संकेत नहीं होंगे बिहार में आरजेडी के लिए। ये बड़ी बात है और बीजेपी के संजय कुमार ने जीत दर्ज कर ली है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नीरज मेहरे, अपनी बात कहें। जो मैं पहले बता रहा था भाटी जी कि चुनाव में जो वोट परसेंटेज बढ़ा, उसको हम इस तरह से आंक रहे थे कि या तो सत्ता परिवर्तन के लिए वोट बैंक बढ़ता है और मतदान बढ़ता है, और दूसरा सत्ता बचाए रखने के लिए। मुझे लगता है कि बिहार की जनता ने सत्ता को बचाए रखने के लिए निश्चित रूप से वोट प्रतिशत जो बढ़ा उसको देखा जाए। दूसरी बड़ी बात, जो इंडिया गठबंधन की जो हालत हुई और महागठबंधन की जो हालत हुई, मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी का स्टेप था